हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में जिसको हम बोलते हैं डीएससीपी। डीएससीपी मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आप सबको पता ही है। इसके कुछ पहले बेसिक समझते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डीप डाइव मोड पर। डीएससीपी के कुछ बेसिक समझते हैं। देखिए, डीएससीपी में दो पार्टीज हैं क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। एक तरफ क्लाइंट होता है, एक तरफ सर्वर होता है। जो क्लाइंट होता है यानी कि डीएससीपी क्लाइंट होता है वो पोर्ट नंबर 68 पर बात करता है। डीएससीपी क्लाइंट 68 पोर्ट पर बात करता है और जो डीएससीपी सर्वर होता है वो पोर्ट 67 यूज करता है। याद रखने का तरीका क्या है, सर्वर के अंदर एस आता है, 7 के अंदर एस आता है, सर्वर 7। थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। सो क्लाइंट यूज करता है 68। आपके पास कुछ बेटर तरीका हो याद करने का तो मुझे बता देना। मैंने तो अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यही फॉर्मेट यूज किया था कई साल पहले से। डीएससीपी में काम करने के लिए बेसिकली एक प्रॉपर फॉर्मेट है और प्रॉपर स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को हम डोरा बोलते हैं, DORA। सो डोरा का अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं, अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर। बस आप ये अभी के लिए समझिए कि एक मशीन है, पीसी है या कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसको आईपी चाहिए। वो डिवाइस या तो रीबूट हुई है या जस्ट अभी अप हुई है, उसके पास आईपी नहीं था, आईपी उसको चाहिए, तो उसकी वजह से आईपी कैसे कैसे चाहिए होगा, ये सारा जो प्रोसेस है इस डोरा के अंदर समझाया गया है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि जो डीएससीपी है, डीएससीपी सिर्फ आईपी असाइन करने के काम नहीं आता। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डीएससीपी काम सिर्फ आईपी असाइन करना होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। डीएससीपी के दो पार्ट्स होते हैं। एक आईपी असाइनमेंट वाला पार्ट होता है जो आपको पता है, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का काम भी डीएससीपी करता है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके की, अगर कोई डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, कोई पीसी अगर नेटवर्क में है तो सिर्फ आईपी एड्रेस से उसका काम नहीं चलेगा। उसको एक गेटवे चाहिए होगा, उसको एक डीएनएस सर्वर चाहिए होगा, उसको एक सबनेट मास्क चाहिए होगा। जब डीएससीपी इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले जो बूट पी था, बूट पी के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी जो डीएससीपी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, लीज सिस्टम। लीज जैसे हम सब लोग रेंट पे रहते हैं तो कुछ वैसा ही सिस्टम। ये मान के चलिए कि डीएससीपी के पास जैसे मकान मालिक होते हैं, उनके पास एक मकान है, वो उसका या तो पूरा मकान या एक उसका एक पोर्शन आपको रेंट पे देते हैं, लीज पर देते हैं टेक्निकल टर्म्स में कहें तो। ठीक इसी तरीके से डीएससीपी भी आईपी एड्रेस किसी भी होस्ट को या डिवाइस को लीज पर देता है। ये चीज़ बूट पी के अंदर नहीं थी, रिवर्स आर्क में भी ये चीज़ नहीं थी। ये चीज़ डीएससीपी के अंदर इंप्लीमेंट हुई। सो जब लीज पर देता है तो लीज की एक ड्यूरेशन होती है। लीज हमेशा के लिए नहीं होती है। लीज की एक ड्यूरेशन होती है कि इतने घंटे के लिए दिया है या इतने दिन के लिए दिया है, डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि लीज कितनी होगी। तो खाली आईपी देना ही नहीं, आईपी कितने टाइम के लिए दिया जाएगा और वो टाइम पूरा होने से पहले जो क्लाइंट है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं इस डोरा प्रोसेस के अंदर। उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हैं कि बस एक डिस्कवर मैसेज भेजा, उसका ऑफर आया, उसने रिक्वेस्ट किया, उसने एक्नॉलेज किया। अभी जब मैं डोरा प्रोसेस समझाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअल में बहुत कुछ है समझने के लिए और इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। डीएससीपी के जो एलोकेशन होता है, डीएससीपी जो आईपी एड्रेस देता है, उसके अंदर भी 3 वैरायटीज होती हैं। वो एलोकेशन भी एक ही तरह का नहीं होता है, 3 तरह का होता है। सबसे जो कॉमन है, जो ज़्यादा यूज होता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन में वही एक आईपी एड्रेस दिया, एक फिक्स टाइम के लिए दिया, एक लीज के हिसाब से दिया और जैसे ही लीज पूरा हो गया या तो उसको एक्सटेंड कर दिया या उसको रिवोक कर दिया। तो ये तो एक डायनेमिक एलोकेशन वाला फंडा। असाइनमेंट ऑटोमेटिक ही होता है। जो दूसरा होता है उसे हम ऑटोमेटिक एलोकेशन बोलते हैं। पहला डायनेमिक हो गया, दूसरा ऑटोमेटिक एलोकेशन हो गया। इसमें भी ऑटोमेटिकली ही असाइन होगा लेकिन वो कभी रिवोक नहीं होता, यानी कि वो मिल जाता है परमानेंटली। वहां पे लीज वाला सिस्टम नहीं है, वो रिवोक नहीं होता, तो वो एक तरह का परमानेंट असाइनमेंट हो गया। ये तो हो गया ऑटोमेटिक एलोकेशन। जो तीसरा हो गया वो हो गया मैनुअल एलोकेशन। सो मैनुअल एलोकेशन में एडमिनिस्ट्रेटर देता है, एडमिनिस्ट्रेटर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन कर देता है और बस उसके हिसाब से आगे काम चलता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको डीएससीपी के बारे में पता होनी चाहिए।
अब थोड़ा सा हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और डोरा प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है, क्योंकि इंटरव्यूज में डोरा ही पूछा जाता है। इंटरव्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि डीएससीपी काम कैसे करता है। काम करने का तरीका उसका है डोरा प्रोसेस, जो अभी हम स्क्रीन पे समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। डीएसपी का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। तो जब हम डोरा प्रोसेस की बात करते हैं जो कि ये बताता है कि डीएससीपी एक्चुअली में काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए डीएससीपी की फंक्शनिंग आपने समझ, अभी जो काम करने वाली बात है इसको अगर हम समझें तो इसके 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। इसके अंदर बेसिकली 4 तरह के मैसेजेस होते हैं। एक हमारा डिस्कवर मैसेज होता है, एक ऑफर मैसेज होता है, एक रिक्वेस्ट होता है और एक एक्नॉलेजमेंट होता है। ये 4 तरह के मैसेजेस होते हैं। अब इन 4 मैसेजेस में से सबसे पहला जो है जिसे हम डिस्कवर मैसेज बोलते हैं वो किस तरीके से काम करता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब डिस्कवर मैसेज का थोड़ा सा फंडा समझिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी कभी आपको वायरशार के अंदर, अब देखिए जैसे आपने डीएससीपी का ये कैप्चर किया, आपको दिख रहा है कि देखिए बहुत सारे डीएससीपी मैसेजेस आ गए। अब आप स्टार्ट कहाँ से करें? जब भी कभी ट्रबल शूटिंग की बात आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्टार्टिंग फर्स्ट मैसेज से स्टार्ट किया, आप एक एक करके देखना शुरू कर दिया। नहीं, एक्चुअली में इस तरीके से काम नहीं करता। आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सेम टाइप के मैसेजेस, देखो डोरा, कई सारे डोरा प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं। आपको अपनी रेलेवेंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर डोरा मैसेज को देखना होता है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर आपको पैकेट कैप्चर में बहुत सारी ट्रांजैक्शन आईडीज दिख रही है। ये लास्ट में 928 इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका अगला कहाँ पर होगा? जहाँ पे फिर आपको 928 दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो 1719 ये सेम उसके हैं। 718 ये सेम के हैं। ये 727 ये सारे एक साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब हम जब भी कभी डोरा प्रोसेस को एज अ होल देखने की कोशिश करते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन के जितने सारे डोरा मैसेजेस होंगे वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे इस ट्रांजैक्शन आईडी से। तो हमें क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन आईडी को एज अ फिल्टर बना लिया। देखिए ये ट्रांजैक्शन आईडी पे गए और यहाँ पर आपको जब आपने डीएससीपी को एक्सपेंड किया तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिख गई। अब बस यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे अप्लाई एज अ फिल्टर और ये सिलेक्ट। अब हम स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम इन जनरल सारे ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे। तो अब हमारी जो फिल्टर है, हमारी जो सर्च है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि हम हाँ इसी ट्रांजैक्शन आईडी की बात कर रहे हैं। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको जो फर्स्ट पैकेट है ये डीएससीपी डिस्कवर पैकेट दिख गया। ये फर्स्ट पैकेट दिख गया, डीएससीपी डिस्कवर पैकेट। अब डीएससीपी डिस्कवर के अंदर आपको कुछ चीजें जो खास पता होनी चाहिए उनको थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको जबकि पता है कि जो डीएससीपी है ये बूट पी का प्रेडेसेसर है, यानी कि डीएससीपी से पहले ये बूट पी होता था, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। बूट पी के बाद ये डीएससीपी बना है, यानी कि जो मैसेजेस होंगे उनके अंदर आपको अभी भी वही फॉर्मेट दिखेगा। आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे डिस्कवरी तो दिख रहा है, लेकिन मैसेज टाइप में आपको दिखा कि बूट रिक्वेस्ट। इसी की जगह पर जब आप जो सर्वर से मैसेजेस आएंगे, जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, वहां पर आप देखेंगे ये बूट रिप्लाई आ रहा है। ये अभी भी डीएससीपी नहीं बोलता, ये उसी फॉर्मेट में चलता है, बूट पी के फॉर्मेट। तो बूट रिक्वेस्ट और बूट रिप्लाई। तो यहाँ तक तो आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दें क्योंकि ये डिस्कवर मैसेज क्लाइंट की तरफ से जा रहा है और सर्वर के पास जा रहा है, तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट क्या हो गया? सोर्स पोर्ट हो गया 68। जैसा कि हमने बताया 68 क्लाइंट यूज करता है और जो सर्वर यूज करता है वो 67 यूज करता है। यहाँ तक क्लियर? अब और इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखिए कि जब ये डिस्कवर मैसेज के अंदर जब पहला डिस्कवर मैसेज जा रहा है तो इसके अंदर जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो 0 है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस क्लाइंट को कोई आईपी एड्रेस तो मिला नहीं है। अब जब नहीं मिला तो क्या रख के भेजेगा? ये बाय डिफॉल्ट 0 रख के भेजेगा। और यहाँ पर डेस्टिनेशन में आप ध्यान दें तो ये ऑल 255, जब सारे 255 हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट भेजा जा रहा है। ब्रॉडकास्ट क्यों भेजा जा रहा है उसको भी हम समझते हैं। देखिए इनिशियली मान लीजिए ये एक क्लाइंट है, ठीक है। अब इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस चाहिए। अब इस क्लाइंट को आईपी एड्रेस कौन देगा? क्लाइंट को आईपी एड्रेस देगा, मान लीजिए ये हमारा राउटर है, ठीक है। तो राउटर है, इसका मतलब ये जो एरिया है ये इसके लिए डिफाइन हो गया कि हाँ इसके बीच बीच में इस सारे एरिया में ही कहीं से ऐसे कोई डीएससीपी सर्वर होगा, वो इसको आईपी एड्रेस देगा। अगर इस एरिया में नहीं हुआ तो हम एक रिले एजेंट का यूज करेंगे और वो रिले एजेंट हमें दूसरे एरिया के डीएससीपी सर्वर से, दूसरे नेटवर्क के डीएससीपी सर्वर से जाकर आईपी एड्रेस देगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। प्रेफरेंस जो चीज जाती है वो अपने सबनेट के अंदर जो डीएससीपी सर्वर है वहां से कोई डीएससीपी सर्वर होगा जिसको आईपी एड्रेस देगा। अब डीएससीपी सर्वर एक नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर कई सारे डीएससीपी सर्वर हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो डीएससीपी डिस्कवर मैसेज होता है वो सारे डीएससीपी सर्वर के पास भेजा जाता है। सारे पे भेजने की वजह से वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। तो यानी कि आपको यहाँ तक क्लियर हो
हो गया कि जो फर्स्ट मैसेज जो होता है जिसे हम DHCP डिस्कवर मैसेज बोलते हैं वो हमेशा एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ठीक है, रीजन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमें सारे DHCP सर्वर से रिस्पॉन्स चाहिए, हमें सबसे बात करनी है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक DHCP सर्वर हमको IP एड्रेस देने वाला है, तो इसलिए हमें तो सबके पास रीच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस DHCP डिस्कवर मैसेज के अंदर बहुत सारी खास चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस DHCP डिस्कवर मैसेज के अंदर आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन आईडी हमने फिल्टर कर ली, हमने देख लिया इसके हिसाब से। ये जो सेकंड्स इलैप्स्ड हैं ये वो हैं जब से इसने ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया है, DHCP डिस्कवर वाला प्रोसेस स्टार्ट किया। यहाँ से काउंट करना शुरू कर देता है कि मैंने कितनी देर, कितना टाइम स्पेंड किया, ये क्लाइंट की तरफ से हो रहा है, कितना टाइम स्पेंड किया IP एड्रेस लेने के लिए, तो ये फाइनल तक ये पूरा काउंट करता है। यहाँ पर आप बूट P फ्लैग जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये सेट है यूनिकास्ट पे, यानी कि ब्रॉडकास्ट जो फ्लैग है वो सेट है यूनिकास्ट पे। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, ये जो ब्रॉडकास्ट फ्लैग है ये सर्वर को बताता है, यानी कि क्लाइंट की तरफ से कम्युनिकेशन जा रहा है सर्वर के लिए, इस सर्वर को बताता है क्लाइंट कि आप जो मेरे पास रिस्पॉन्ड करो वो इस तरीके से करो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर यूनिकास्ट सिलेक्ट किया है तो आप मुझे यूनिकास्ट मैसेज रिस्पॉन्ड करो, ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट किया है तो आप मुझे ब्रॉडकास्ट रिस्पॉन्स भेजो। तो इसी वजह से इस बूट P के फ्लैग का यूज होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे कि RFC क्या कहती है, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए कि यूनिकास्ट होना चाहिए, ये हम एक दो स्लाइड बाद अभी पढ़ते हैं। पहले DHCP डिस्कवर को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके जो DHCP ये वाला जो बूट P फ्लैग होता है इसके सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, जिसमें से एक ब्रॉडकास्ट फ्लैग वाला पार्ट हो गया और एक रिजर्व वाला हो गया जो अभी तक कभी यूज हुआ नहीं, वो ऐसे ही अनयूज्ड रहता है। यहाँ पर जो आप ये क्लाइंट IP एड्रेस देख रहे हो, ये क्लाइंट IP एड्रेस होता है, इसका करंट IP एड्रेस जो है, यानी कि क्लाइंट के पास करंट IP एड्रेस क्या है। अगर DHCP कर रहा है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसके पास IP एड्रेस है ही नहीं, इस केस में यहाँ पर ये ऑल 0 आ जाएगा, या फिर उसके पास कोई IP एड्रेस ऑलरेडी है और उसको वो रिन्यू करवाना चाहता है। रिन्यू करवाने के केस में यहाँ पर जो क्लाइंट IP एड्रेस है वो उसका करंट IP एड्रेस आएगा कि वो उसके पास ऑलरेडी है, ये सर्वर को बताएगा ये वाला IP एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी है। ये जो आप योर क्लाइंट IP एड्रेस देख रहे हैं, ये योर क्लाइंट IP एड्रेस होता है वो वाला IP एड्रेस जो इस वाले DHCP डिस्कवर वाले में काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप DHCP ऑफर वाला देखेंगे उसके अंदर ये वाला फील्ड भर जाएगा। रीजन बीइंग ये योर क्लाइंट IP एड्रेस वो होता है जो DHCP सर्वर ऑफर करता है क्लाइंट को एज पर दिस डोरा प्रोसेस। तो अभी हम जो ऑफर वाला स्लाइड है उसके अंदर देखेंगे कि इस क्लाइंट IP एड्रेस की, योर क्लाइंट IP एड्रेस की वैल्यू कुछ होगी जो कि DHCP सर्वर ने दी होगी। ये जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस दिख रहा है, नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस, तो ये नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस मोस्टली DHCP सर्वर का होता है जो आगे का बूट P प्रोसेस हैंडल करता है, क्योंकि ये बूट P प्रोसेस चल रहा है, यानी कि बूटस्ट्रैप प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो IP एड्रेस है उस नेक्स्ट DHCP सर्वर का है, तो यहाँ पर वो वैल्यू फिल होती है जो अगले पार्ट में फिल हो। बूट P के टाइम पर इस पर्टिकुलर जो नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस था, यहाँ पर एक OS इमेज डाउनलोड होती थी जिससे कि आगे का बूटस्ट्रैप प्रोसेस चलता था। तो बूट P तो नहीं रहा, लेकिन ये वाले फंडे अभी तक चल रहे हैं इवन इन DHCP। जो आप इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो यह है रिले एजेंट IP एड्रेस। अब रिले एजेंट जैसा कि हमने बात करी कि अगर सेम सबनेट के अंदर DHCP सर्वर मिल गया और उसी ने IP एड्रेस दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर हमें बाहर से अरेंज करना पड़ा किसी और DHCP सर्वर के थ्रू तो हमें एक रिले एजेंट की जरूरत पड़ेगी। रिले एजेंट क्या होता है, वो दूसरे नेटवर्क पे एक तरह का एक ब्रिज बना देता है कि आप अब यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, बाहर से आपको ला के दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह का काम करता है। तो यहाँ पर वो रिले एजेंट का IP एड्रेस आ जाता है कि ये वाला रिले एजेंट हमारी हेल्प कर रहा है। और अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो इसको जब फॉर्मेटिंग के अंदर देखते हैं तो इसे बोलते हैं GIADDR, यानी कि गेटवे IP एड्रेस। तो गेटवे कौन, यहाँ पर रिले एजेंट हो जाता है। नॉर्मली एक राउटर भी रिले एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, तो उसका IP एड्रेस भी यहाँ पे आ जाता है। क्लाइंट जो मैक एड्रेस देख रहे हैं ये यहाँ पर क्लाइंट का हार्डवेयर एड्रेस है। सिंपल सी बात है। जब हम इसे फॉर्मेट के अंदर देखेंगे, जो DHCP का फॉर्मेट है उसके अंदर देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं CHADDR, यानी कि क्लाइंट हार्डवेयर IP एड्रेस। इनके टेक्निकल टर्म्स में ये GIADDR होता है, ये CHADDR होता है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस है ये SIADDR होता है। ये क्लाइंट IP एड्रेस है, ये योर क्लाइंट IP एड्रेस है, वो YIADDR होता है, योर IP एड्रेस। ये जो क्लाइंट IP एड्रेस है ये CIADDR होता है, यानी कि क्लाइंट IP एड्रेस। ये सारे फॉर्मेटिंग है जो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। कोई पूछ लेता है कि GIADDR क्या होता है, SIADDR क्या होता है, CHADDR क्या होता है, तो अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। तो चीज कोई बड़ी नहीं है, लेकिन इनके टर्म्स इस तरीके से रखे गए हैं कि इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं, एक सर्वर होस्ट ये वाला और एक बूट फाइल ये वाला,
वाला, ये जो दो पार्ट्स हैं ये अभी DHCP में यूज नहीं होते। ये बूट पी के टाइम पे यूज होते थे, जब होस्ट फाइल्स वगैरह होती थी, बूट फाइल वगैरह होती थी, तो उस टाइम पे यूज होते थे। DHCP में इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। ये मैजिक कुकी एक फॉर्मेट रखा हुआ है, पहले बूट पी होता था, अब यहाँ पे इसकी जगह DHCP आ गया, एक फैंसी नेम है मैजिक कुकी नाम से। अब यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शन 53, ऑप्शन 61, ऑप्शन 12, ऑप्शन ये, ऑप्शन वो। ऑप्शन करके क्यों आ रहे हैं ये? एक्चुअल में क्या होता है कि ये DHCP, क्योंकि बूट पी के टाइम पर जब DHCP बना तो ये DHCP अलग से नहीं बना, ये DHCP बूट पी का एक्सटेंशन के तौर पे बना। यानी कि बूट पी था, उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन करा गया, जो जो रिक्वायरमेंट था DHCP को, जो जो मिसिंग था बूट पी के अंदर, उसके बाद ये DHCP बना। तो जो जो कुछ एक्सटेंड हुआ है वो सब कुछ ऑप्शन के रूप में इस बूट पी में आता है। ये सारे जो ऑप्शंस देख रहे हैं ये इनिशियल बूट पी के अंदर नहीं होते थे, ये DHCP के एक्सटेंशन है। DHCP को जो जो एक्स्ट्रा चाहिए था वो उसने बूट पी के एज एन एक्सटेंशन यानी कि ऑप्शंस के रूप में उसमें ऐड कर दिया, तो इसीलिए हम इनको ऑप्शंस बोलते हैं। जो चीज चाहे TCP हेडर हो, चाहे IP हेडर हो, चाहे ये हमारा DHCP हो, कोई भी हो, जो चीज ऑप्शन की तरह आ रही है, इसका मतलब वो इनिशियल रूप में जब इनिशियली फॉर्मेट बना था, उसका जो इनिशियली हेडर फॉर्मेट या मैसेज फॉर्मेट बना था, उस टाइम पे जो चीज नहीं थी लेकिन बाद में ऐड हुई है, वो एक ऑप्शन के रूप में आ जाती है, उसी को हम ऑप्शंस बोलते हैं। तो ये सारे DHCP ऑप्शंस हैं जो इनिशियल बूट पी के अंदर नहीं थे। अब यहाँ पर सबसे पहला नॉर्मल ये बताता है कि किस टाइप का मैसेज है, इसने बता दिया कि डिस्कवर मैसेज। अब ये क्लाइंट आइडेंटिफायर जो है, क्लाइंट आइडेंटिफायर क्या है? ये एक बेसिकली सर्वर को बताता है कि ये वाले क्लाइंट से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है। ये क्लाइंट आइडेंटिफायर होता है, ये सर्वर की हेल्प करने के लिए होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ यही वाला क्लाइंट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली ये मैक एड्रेस से लिंक होता है, क्योंकि जब तक मैक एड्रेस में कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से हार्डवेयर चेंज ना हो जाए, निक कार्ड रिप्लेस ना हो जाए, तब तक मैक एड्रेस वही रहता है, तो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना आसान रहता है। इसी वजह से जो क्लाइंट आइडेंटिफायर होता है वो नॉर्मली मैक एड्रेस होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा मैक एड्रेस। ये नॉर्मल होस्ट नेम है जो कोई भी मैन्युअली रख सकता है। ये वेंडर क्लास आइडेंटिफायर है कि किस वेंडर ने इसको बनाया है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, बाकी जगह पे अलग अलग वेंडर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किसका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरामीटर रिक्वेस्ट लिस्ट। अब पैरामीटर रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जिससे ये देखिए डिस्कवर जो मैसेज भेजा जा रहा है, इसका पर्पस आप समझ गए, क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सिर्फ IP एड्रेस नहीं है, वो इसके अलावा भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सब चीजें जो IP एड्रेस के अलावा होती हैं वो इस पैरामीटर रिक्वेस्ट लिस्ट में जाती है। इसके अंदर उसे सबनेट मास्क भी चाहिए, उसे DNS भी चाहिए, उसे अपना राउटर गेटवे भी चाहिए, DNS सर्वर का नाम चाहिए उसको। अगर माइक्रोसॉफ्ट का केस है, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है आइडेंटिफायर, तो उसे ये नेट बायस भी चाहिए, ठीक है, उसे ICMP राउटर डिस्कवरी भी चाहिए, उसे स्टैटिक राउट के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी चीजें उसे स्पेसिफिकली चाहिए। तो ये तो चीज हो गई कि वो कौन कौन से पैरामीटर रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि IP एड्रेस जो उसको चाहिए, उसके अलावा और बाकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट कैसे मांग सकता है सर्वर से, तो पैरामीटर रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीजें और चाहिए, जो उसकी प्रेफरेंस है। देखिए क्लाइंट का काम है प्रेफरेंस देना, वो प्रेफरेंस रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन पे है सर्वर की, वो क्या देना चाहता है क्या नहीं देना चाहता। कई केसेस में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता जाता है, लेकिन सर्वर की जो मर्जी आती है वही देता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे भी सिनेरियो होते हैं सर्वर के पास IP एड्रेस पूल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्लाइंट को फिर भी डिनाई कर देता है कि नहीं दे रहा, मैं जा, जो करना है कर ले। ऐसा भी सिनेरियो होता है। यहाँ थोड़ी गुंडागर्दी टाइप की भी चलती है सर्वर की। तो आप अगर कभी किसी पैकेट कैप्चर में आप दिख जाए ऐसा कि सर्वर के पास, DHCP सर्वर के पास IP एड्रेस थे, पूल में अवेलेबल थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं दिया, ऐसा भी हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, पर ये भी पॉसिबल है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे, ये मैंडेटरी नहीं है जो क्लाइंट ने मांगा वो देना ही पड़ेगा सर्वर को, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ये सर्वर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। यहीं पर ही अगर मान लीजिए, जैसे अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो न्यू क्लाइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी अभी मशीन बूट हुई है, उसके पास कोई IP एड्रेस है नहीं, इसी वजह से उसने जो IP एड्रेस दिया, उसने बोल दिया कि क्लाइंट IP एड्रेस के अंदर 0, मेरे पास कोई IP एड्रेस है ही नहीं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मशीन नई नहीं थी, उसे सिर्फ अपना रिन्यू करना था, या फिर ऑलरेडी उसके पास IP एड्रेस था, वो सिर्फ रिन्यू करने के पर्पज से DHCP सर्वर के पास आया। तो उस केसेस में DHCP सर्वर को बता सकता है कि मुझे ये वाला IP एड्रेस चाहिए। वो कैसे बताएगा? आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे रिक्वेस्टेड IP एड्रेस, तो रिक्वेस्टेड IP एड्रेस में बता सकता है कि मुझे ये वाला IP एड्रेस चाहिए। ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है। अब DHCP सर्वर इसको एंटरटेन करे ना करे ये उसकी मर्जी, लेकिन क्लाइंट ने अपना बता दिया कि हाँ मेरी प्रेफरेंस ये है कि अगर पॉसिबल हो तो मुझको ये वाला IP एड्रेस दे दो, ठीक है। अब बॉल जाएगी
DHCP सर्वर के उसपे। ये DHCP का मैसेज फॉर्मेट है जिसको हमने डिस्कस किया अभी DHCP डिस्कवर मैसेज में। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन आईडी हो गई जिसके बेसिस पे हमने फिल्टर लगाया और सिर्फ स्पेसिफिक वाले ट्रांजैक्शन आईडी मैसेजेस को हमने देख लिया। ये सेकंड्स जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कितनी सेकंड हो गई जब से ये पूरा प्रोसेस डोरा प्रोसेस स्टार्ट किया क्लाइंट ने, तो क्लाइंट काउंट करता है कितना टाइम हो गया। ये फ्लैग्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक तो होता है ब्रॉडकास्ट वाला फ्लैग, बूट भी ब्रॉडकास्ट वाला फ्लैग। अगर ब्रॉडकास्ट वाले फ्लैग को वो 1 पे सेट कर दे इसका मतलब क्लाइंट ये कह रहा है DHCP सर्वर से कि आप जो रिस्पॉन्स भेजो मुझे वो ब्रॉडकास्ट करके भेजो, मैं यूनिकास्ट नहीं कर पाऊंगा। ये क्लाइंट आईपी एड्रेस आपको पता चल ही गया जो उसका करंट क्लाइंट आईपी एड्रेस है। योर आईपी एड्रेस जो DHCP ऑफर कर रहा है, नेक्स्ट सर्वर आईपी एड्रेस मोस्टली DHCP सर्वर का ही होता है कि जो भी अगला बूटस्ट्रैप प्रोसेस में पार्ट लेना चाहे। गेटवे आईपी एड्रेस हमें पता चल गया कि रिले एजेंट का गेटवे आईपी एड्रेस हमें पता चल गया कि ये रिले एजेंट का आईपी एड्रेस। क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस जिसको हम बोल रहे थे CHADDR, ये हमें पता चल गया कि क्लाइंट का मैक एड्रेस। ये GIADDR गेटवे रिले एड्रेस, ये SIADDR नेक्स्ट सर्वर आईपी एड्रेस, YIADDR योर आईपी एड्रेस और CIADDR क्लाइंट का आईपी एड्रेस। ये सर्वर नेम और बूट फाइल नेम हमने डिस्कस कर लिया कि बूट की टाइम पे होते थे, इनका DHCP के टाइम पे रेलेवेंस नहीं है, तो आज की डेट में यूज नहीं होते। ये ऑप्शंस वो हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बूट के टाइम पे नहीं थे लेकिन DHCP के टाइम पे ऐड हुए, तो उन चीजों को एज एन ऑप्शन रख लिया। अब सवाल ये होता है, ये इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो डोरा मैसेजेस हैं ये ब्रॉडकास्ट होते हैं कि यूनिकास्ट होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। अब आप इसको ये समझिए कि RFC क्या कहती है इसके बारे में, क्योंकि ये आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज मैं आपको RFC का स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा तो आप में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। आप ये ध्यान से पढ़िए कि RFC क्या कहती है इसके बारे में। RFC कहती है कि DHCP सर्वर्स एंड बूट रिले एजेंट्स जो भी हैं, यानी कि हम DHCP सर्वर की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू डिलीवर DHCP ऑफर, DHCP ACK एंड DHCP NACK मैसेजेस डायरेक्टली टू द क्लाइंट यूजिंग यूनिकास्ट डिलीवरी। यानी कि पहली प्रेफरेंस जो सर्वर साइड से जो मैसेजेस आ रहे हैं, यानी कि DHCP ऑफर, DHCP ACK वगैरह जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी जो पहली प्रेफरेंस है वो यूनिकास्ट मैसेज था कि यूनिकास्ट किया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, वो यूनिकास्ट करते हैं लेकिन जो कुछ क्लाइंट इंप्लीमेंटेशंस, आप देखिए अनफॉर्चुनेटली सम क्लाइंट इंप्लीमेंटेशंस आर अनेबल टू रिसीव सच यूनिकास्ट IP डाटाग्राम्स until the implementation has been configured with a valid IP address। उनका मतलब ये है कि जब तक IP एड्रेस नहीं मिल जाता तब तक कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो उसको रिसीव नहीं कर पाते यूनिकास्ट। तो ऐसे क्लाइंट के केस में a client that cannot receive unicast IP datagrams until its protocol software has been configured with an IP address should set the broadcast bit in the flags field to 1 in any DHCP discover or DHCP request message that the client sent। The broadcast bit will provide a hint to the DHCP server। वहां से broadcast bit देखकर DHCP सर्वर डिसाइड करेगा कि उसे ब्रॉडकास्ट करना है कि उसे यूनिकास्ट करना है। अगर इसी की जगह पे कोई क्लाइंट है, a client that can receive unicast IP datagram before its protocol software has been configured should clear the broadcast bit to 0। अब समझ गए कि ये क्लाइंट की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट कैपेबल है तो जो पहली प्रेफरेंस सर्वर की होगी वो यूनिकास्ट होगी, और अगर क्लाइंट कैपेबल नहीं है यूनिकास्ट हैंडल करने के इनिशियली, तो उस केस में वो ब्रॉडकास्ट बिट को 1 सेट कर देगा जिससे कि सर्वर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और अब कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा कि ये मैसेजेस ब्रॉडकास्ट होते हैं कि यूनिकास्ट होते हैं। आपको ब्रॉडकास्ट बिट जो है, ब्रॉडकास्ट फ्लैग जो है, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि इसी की हेल्प से क्लाइंट बताता है सर्वर को कि कैसा मैसेज भेजना है। अदरवाइज पहली जो प्रेफरेंस होती है वो सर्वर की तरफ से हमेशा यूनिकास्ट होती है, अनलेस क्लाइंट इज नॉट कैपेबल टू हैंडल यूनिकास्ट। क्लाइंट साइड के जो मैसेजेस होते हैं, जो DHCP डिस्कवर हो गया या DHCP रिक्वेस्ट मैसेजेस हो गया, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट ही जाते हैं। यानी कि क्लाइंट की तरफ से हमेशा ब्रॉडकास्ट और जो सर्वर की तरफ से प्रेफरेंस दी जाती है यूनिकास्ट को। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट बिट सेट कर देता है क्लाइंट तो उसके हिसाब से चलता है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आज के बाद आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा कि ये मैसेजेस यूनिकास्ट होते हैं कि ब्रॉडकास्ट होते हैं। आप क्लियर कट उसको बंदे को, इंटरव्यू वाले को बता सकते हैं कि RFC के अंदर एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि ब्रॉडकास्ट होगा कि यूनिकास्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफर मैसेज। हमने डिस्कवर मैसेज समझ लिया, हमने मैसेज फॉर्मेट समझ लिया, फील्ड क्या क्या होते हैं इसके अंदर वो सारे हमने समझ लिए। अब ऑफर जो मैसेज है, ऑफर मैसेज आएगा सर्वर की तरफ से। ऑफर मैसेज क्या हो गया, देखो डिस्कवर के अंदर तो क्लाइंट डिस्कवर कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कौन कौन से DHCP सर्वर हैं जो मुझे IP एड्रेस
दे सकें। इस डोरा प्रोसेस को आप एक तरीके से ये मान के चलिए कि जैसे आप लोग रेंट पे ढूंढने के लिए जाते हैं ना घर, तो रेंट पे ढूंढने के लिए आप एक घर तो जाते नहीं है, भाई यहीं जाऊंगा, यहीं पे गया, अंदर घुसा, रेंट दिया और रहना शुरू कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। आप जब रेंट पे घर ढूंढने जाते हो तो आप कई सारे घर देखते हो ना, बालकनी कैसी है, सामने कोई अच्छी लड़की रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना भावनाओं को। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप देखते हो, देखिए, तो ये सारी चीजें देख कर तो आप डिसाइड करते हो कि हाँ भी वहां पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ठीक इसी तरीके से ये क्लाइंट भी कई सारे डीएसपी सर्वर से कांटेक्ट करता है और उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे रेंट पे कुछ दे दो, मुझे लीज पे कुछ दे दो, मुझे आईपी एड्रेस दे दो। वहाँ आईपी एड्रेस मांग रहा होता है, यहाँ पे आप एक रूम मांग रहे होते हैं, 1 BHK मांग रहे होते हैं, अंतर सिर्फ इतना ही है, दोनों ही मांग रहे होते हैं। तो ऑफर की जब बारी आती है तो यहाँ पर ऑफर एक जगह से नहीं आता, यहाँ पर ऑफर कई सारे डीएससीपी सर्वर से एक साथ आता है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम टाइम पर आए, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक जगह से ऑफर नहीं आता। ऑफर बहुत सारे डीएससीपी सर्वर से आता है, अगर कई सारे हैं तो। अब मान लीजिए गरीब एनवायरनमेंट है, वहाँ पे डीएससीपी सर्वर है बेचारा एक है, तो उस केस में ऑफर एक जगह से आता है। अदरवाइज एज पर आरएफसी कई जगह से कई सारे डीएससीपी सर्वर से ऑफर आता है, जिसमें से क्लाइंट एक बेस्ट सिलेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर ये भाई साहब, ये डीएससीपी सर्वर ने 192.168.1.1 इसने एक ऑफर भेजा, ये ब्रॉडकास्ट करके भेजा। अब इसने ब्रॉडकास्ट क्यों भेजा, भाई इसको तो पता है कौन सा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, तो उसको ब्रॉडकास्ट क्यों किया इसने ब्रॉडकास्ट इसलिए किया क्योंकि कई सारे डीएससीपी सर्वर थे, खाली क्लाइंट को नहीं बताना था कि मैं ये वाला आईपी एड्रेस ऑफर कर रहा हूँ इस क्लाइंट को, ये बाकी डीएससीपी सर्वर को भी बताना होता है कि भाई मैं ये वाला असाइन कर रहा हूँ, ये वाला आईपी एड्रेस कोई और असाइन मत करना या कोई और यूज मत कर लेना जब तक कि हमारी डील फाइनल ना हो जाए। अब ऐसा ना हो कि इस वाले डीएससीपी सर्वर ने दिया और ये कहीं और यूज हो जाए, या फिर कोई और डीएससीपी सर्वर भी अपना आईपी एड्रेस अलग कर दे उसको, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो गया, हर डीएससीपी सर्वर जो अपना ऑफर दे रहा है उसको ब्रॉडकास्ट करके भेजता है कि मैं ये वाला आईपी एड्रेस दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्लाइंट को, ताकि बाकी डीएससीपी सर्वर को पता चल जाए। अब इस पता चलने का फायदा क्या है वो हम अगले स्टेप में पता चलेगा। अभी के लिए ये वाला मैसेज ब्रॉडकास्ट क्यों है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, ये देखिए इसका मैसेज जो टाइप होगा वो होगा बूट रिप्लाई, क्योंकि ये अभी भी बूट फॉर्मेट करता है। डीएससीपी ऑफर टाइप है, कहाँ से आ रहा है, पोर्ट 67 से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पोर्ट 68 पे जा रहा है। तो क्लाइंट के लिए 68 होता है, सर्वर के लिए 67 होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें तो क्लाइंट आईपी एड्रेस तो अभी भी 0 है, क्योंकि उसको मिला तो कुछ है नहीं, वो तो अभी भी ढूंढ रहा है। ये तो जस्ट सेकंड मैसेज तो है, ऑफर मैसेज। लेकिन आप यहाँ पे अगर ध्यान दें, योर आईपी एड्रेस, ये यहाँ पर मिल गया। ये क्यों मिल गया, क्योंकि डीएससीपी ऑफर के अंदर जो डीएससीपी सर्वर है उसने एक ऑफर किया क्लाइंट को आईपी एड्रेस, योर आईपी एड्रेस ये है, उसकी तरफ से एक ऑफर है। उसने उसी के साथ साथ अपना आईपी एड्रेस ही बता दिया या गेटवे का आईपी एड्रेस बता दिया कि ये है नेक्स्ट सर्वर आईपी एड्रेस। रिले एजेंट 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई रिले एजेंट नहीं। इसका मतलब ये जो डीएससीपी सर्वर है ये इसी सबनेट के अंदर है, ये बाहर नहीं है इससे। अगर बाहर होता तो यहाँ पर रिले एजेंट की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रिले एजेंट नहीं है, सेम नेटवर्क की बात हो, सेम सबनेट की। क्लाइंट मैक एड्रेस आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे क्लाइंट मैक एड्रेस है। ये सर्वर होस्ट नेम और बूट फाइल नेम हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये डीएससीपी में यूज नहीं होते हैं, वो बूट ट्री के टाइम पे यूज होते थे। डीएससीपी मैसेज टाइप है ऑफर, ये ठीक है। डीएससीपी सर्वर आइडेंटिफायर, अब ये देखिए ये वाला जो मैसेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डीएससीपी सर्वर आइडेंटिफायर में ये डीएससीपी सर्वर ने अपना आईपी एड्रेस दे दिया। ये इसने बता दिया कि ये मेरा आईपी एड्रेस है जो आपको ये आईपी एड्रेस दे रहा है रेंट पर या लीज पर, ठीक है। तो ये क्लाइंट को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, ये डीएससीपी सर्वर आइडेंटिफायर की वैल्यू से ही जो रिक्वेस्ट वाला मैसेज होगा उसके अंदर फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो यानी कि क्लाइंट सर्वर ने बता दिया कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, यानी कि मैं आपको असाइन कर रहा हूँ आईपी एड्रेस। आप ये याद रखना कि कौन सा डीएससीपी सर्वर आपको क्या आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये सर्वर आइडेंटिफायर नहीं होगा तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाला आईपी एड्रेस किसने दिया था, ये वाला किसने दिया था। तो ये सर्वर आइडेंटिफायर होना बहुत जरूरी। यहीं पे आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ पर आईपी एड्रेस लीज टाइम दे दिया, क्योंकि जब आईपी मिल रहा है तो कितने टाइम के लिए मिल रहा है, कितने टाइम बाद रिन्यू होगा या वो चला जाएगा, ये भी चीज मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे इसने बोला कि 1 डे के लिए मैं देता हूँ आपको आईपी एड्रेस। ये जो लीज टाइम होता है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है। ये 1 डे भी हो सकता है, 12 आवर्स, 24 आवर्स, माइक्रोसॉफ्ट के केसेस में 8-8 दिन तक भी होता है और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। तो ये वेरिएबल फील्ड है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि हमेशा 1 डे ही होगा या हमेशा 2 डे ही होगा। ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन लीज टाइम दिया जाता है कि मैं कितने टाइम के लिए आपको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पर मिल गया इसे एक सबनेट मास्क, यहाँ पर इसे राउटर मिल गया, वो खुद ही राउटर है, वही राउटर है, वही डीएससीपी सर्वर है, इसलिए आपने ध्यान दिया
होगा यहाँ पर डीएस सर्वर आइडेंटिफायर और राउटर का जो वो है वो सेम आ गया। तो यानी कि इसने इसको गेटवे बता दिया, इसने इसको डीएनएस सर्वर भी बता दिया कि ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। दो सेट देने पड़ते हैं, डीएनएस प्राइमरी, डीएनएस सेकेंडरी। तो ये इसने यहाँ बता दिया। इसने यहाँ पे इसको डोमेन नेम भी दे दिया कि ये वाला डोमेन नेम है, आप इसको यूज कर सकते हैं और इस डोमेन नेम के ये डोमेन नेम सर्वर्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डीएचसीपी ऑफर के अंदर क्या क्या आया। अब हम बात करते हैं कि डीएचसीपी रिक्वेस्ट में क्या क्या जाता है और होता क्या है डीएचसीपी रिक्वेस्ट के अंदर। जब डीएचसीपी रिक्वेस्ट की बात आएगी तो अभी भी आप इस चीज पे ध्यान देंगे, ये अभी भी रिक्वेस्ट 0 से ही जा रही है, ये 0 से रिक्वेस्ट जा रही है और ब्रॉडकास्ट जा रही है। ऐसा क्यों भाई? पिछले स्टेप में यानी कि डीएचसीपी ऑफर में उसने एक आईपी एड्रेस दिया तो था सर्वर ने, और कई सारे सर्वर्स ने दिया था आईपी एड्रेस कि भाई ये योर आईपी एड्रेस है। तो फिर यहाँ पे 0 से रिक्वेस्ट क्यों जा रही है? यहाँ पे तो कोई ना कोई आईपी एड्रेस होना चाहिए। एक्चुअल में जब तक ये डोरा प्रोसेस फाइनल नहीं हो जाता तब तक क्लाइंट उस ऑफर्ड आईपी एड्रेस को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि उस ऑफर्ड आईपी एड्रेस को यूज करने से पहले सर्वर को बाइंड करके भेजना होता है। अभी तो सिर्फ आईपी एड्रेस ऑफर किया है, बाइंडिंग नहीं हुई है। बाइंडिंग होने में और ऑफर होने में अंतर होता है। तो यानी कि अभी क्लाइंट इसे यूज नहीं कर पाएगा जब तक एक वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता और बाइंडिंग नहीं हो जाती। बाइंडिंग सर्वर की तरफ से होती है, क्लाइंट की तरफ से नहीं होती। तो इसी वजह से ये यहाँ पे अभी भी 0 से और ब्रॉडकास्ट करके भेज रहा है डीएचसीपी रिक्वेस्ट। अब इस डीएचसीपी रिक्वेस्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये वाला पैकेट ब्रॉडकास्ट क्यों हो रहा है। अब देखिए कहां से जा रहा है पैकेट, इसको देखते हैं। सोर्स जा रहा है 0 से, डेस्टिनेशन जा रहा है ऑल 255 यानी कि ब्रॉडकास्ट जा रहा है ऑल एफ। यहाँ पर आप देखें सोर्स 68 हो गया क्योंकि क्लाइंट भेज रहा है, डेस्टिनेशन हो गया 67 क्योंकि सर्वर के पास जा रहा है, बूट रिक्वेस्ट हो गया ये 1 क्योंकि क्लाइंट की तरफ से जा रहा है तो रिक्वेस्ट है। यहीं पे ट्रांजैक्शन आईडी हमने फिल्टर कर ही लिया, सेकंड कितने हुए ये हमने बता दिया। यहाँ पे बूट पी फ्लैग सेट कर रखा है, यहाँ पे 0 है यानी कि ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये यूनिकास्ट के तौर पे सिलेक्ट किया। लेकिन एक सर्वर की डिस्क्रिप्शन होती जैसा कि हमने बताया, तो सर्वर जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ लेगा। क्लाइंट आईपी एड्रेस ये यहाँ पे अभी भी 0 है, हमने इसका रीजन डिस्कस कर लिया कि 0 क्यों है। आपने नोट किया होगा कि योर क्लाइंट आईपी एड्रेस जो डीएचसीपी ऑफर वाली जो स्लाइड थी उसके अंदर इसकी वैल्यू फिल थी, फिर यहाँ पे ब्लैंक क्यों हो गई? क्योंकि ये जो योर क्लाइंट आईपी एड्रेस है अभी क्लाइंट का हुआ नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस लिख नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे डीएचसीपी सर्वर ने अपने अपने आईपी एड्रेस दिए हो, तो ये किसको लिखे किसको ना लिखे, इसी वजह से अभी फिलहाल के लिए इसको 0 रखता है। जब तक असाइनमेंट नहीं होता तब तक उसका आईपी एड्रेस नहीं है, वो 0 ही रखे। नेक्स्ट सर्वर आईपी एड्रेस भी अभी 0 है क्योंकि इसे अभी डिसाइड नहीं है किस डीएचसीपी सर्वर की ये बात मानेगा। यहाँ पर इस रिक्वेस्ट के अंदर अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, लेकिन अभी जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक ये चीजें 0 पे सेट हो। रिले एजेंट क्योंकि कोई रिले एजेंट है ही नहीं, सबनेट के अंदर है, तो इस वजह से ये 0 है। क्लाइंट मैक एड्रेस कंफर्म, मैक एड्रेस तो है ही है, यहाँ पे ये चीजें यूज नहीं होती। ये डीएस मैसेज टाइप हो गया रिक्वेस्ट। क्लाइंट आइडेंटिफायर, क्लाइंट आइडेंटिफायर इसने बता दिया अपने बारे में कि ये मेरा मैक एड्रेस है, मुझे आइडेंटिफायर है। आप यहाँ पर आप नोट करें, आप अगर नोट करें तो यहाँ पर क्लाइंट एक आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट कर रहा है 192.168.1.10। अब ये आईपी एड्रेस कहाँ से आया? अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर डीएचसीपी ऑफर के अंदर ये वाला आईपी एड्रेस ये डीएचसीपी सर्वर ने ऑफर किया था 192.168.1.10, ये डीएचसीपी सर्वर ने ऑफर किया था। तो जब हम रिक्वेस्ट के अंदर गए तो इसने यही वाला आईपी एड्रेस को इसको रिक्वेस्ट कर लिया, यहाँ पे ये बता दिया कि ये मुझे आप दे दो। अब ये रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस डालने का पर्पस क्या है? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस है और यहाँ पे सर्वर आइडेंटिफायर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैसेज जो ये ब्रॉडकास्ट होके सारे डीएचसीपी सर्वर के पास जा रहा है, इसका मतलब ये है सबको बताना कि मैंने इस पर्टिकुलर जो डीएचसीपी सर्वर है इसका दिया हुआ ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये एक्सेप्ट कर लिया है। आप लॉजिक समझ रहे हो? ये बाकी डीएचसीपी सर्वर को बता रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर का ऑफर किया हुआ ये वाला आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया है, और आप बाकी सबका जो आप सबने जो मुझे आईपी एड्रेस ऑफर किए थे वो मैंने रिजेक्ट कर दी। यानी कि आप उन बाकी सब आईपी एड्रेस को रिलीज्ड मानो और उन सबको यूज कर सकते हो। मुझे ये वाला आईपी एड्रेस चाहिए। यहाँ पे क्लाइंट की भी चलती है, तो क्लाइंट ने बता दिया। अब बाकी सारे डीएचसीपी सर्वर को क्लियर हो गया कि भाई हमारी बात यहाँ पे नहीं बनी, इसने इस वाले डीएचसीपी सर्वर का ये आईपी एड्रेस ले लिया है। यानी कि बाकी सारे अपने आईपी एड्रेस को रिलीज कर सकते हैं, दूसरे क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो पर्पस है ये है डीएचसीपी रिक्वेस्ट वाले मैसेज के अंदर जाता है, क्लियर कट बताना।
इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मिलेगी यहाँ पे पैरामीटर रिक्वेस्ट लिस्ट के अंदर। अब पैरामीटर रिक्वेस्ट लिस्ट में वही सब चीजें जो हमने DHCP डिस्कवर मैसेज के अंदर डिस्कस करी थी कि क्या क्या जाता है, सबनेट मास्क मांगता है, डोमेन नेम मांगता है, राउटर गेटवे कौन सा होगा, DNS कौन सा होगा, ये नेट बायोस माइक्रोसॉफ्ट के केसेस में ये सारी चीजें यहाँ मांगी जाती। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो DHCP रिक्वेस्ट के अंदर वो ये वाला क्वेश्चन था जो आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है ये है DHCP ACK। अब DHCP ACK के अंदर अभी भी हम उसी ट्रांजेक्शन आईडी पे चल रहे हैं, आप नोट करो वही ट्रांजेक्शन आईडी चल रही है। अब आप अगर ध्यान दें DHCP ACK के अंदर यही सेम वाला जो सर्वर चूजन था वो भेजता है, ब्रॉडकास्ट करके भेजता है ये वाला DHCP ACK मैसेज। रीजन सिंपल है, देखिए अब क्लाइंट को भी पता है कि मैंने कौन सा वाला DHCP सर्वर चूज किया है, DHCP सर्वर को पता है कि मैं कौन से क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तो चाहे तो ये यूनिकास्ट कर सकते हैं। बट रीजन बीइंग क्योंकि ये ACK वाला जो फाइनल कॉन्फर्मेशन वाला पार्ट है तो इस पार्ट को बाकी सारे DHCP सर्वर तक पता होना जरूरी है ताकि वो अपना फाइनल रिलीज वगैरह डन कर सके। देखिए DHCP ऑफर में एक IP ऑफर करना अलग बात है, लेकिन DHCP ACK के अंदर उसे कंफर्म करना, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देना कि हाँ भाई ये वाला IP एड्रेस मैंने कंफर्म दे दिया इस क्लाइंट को, वो जो मोहर होती है, वो जो सील होती है, जो फाइनल स्टैंप लगती है वो DHCP ACK के अंदर लगती है। अब ऑफर की बात नहीं हो रही, अब कंफर्म DHCP सर्वर की तरफ से ये वाला बाइंडिंग चल रहा है। अब ये बाइंडिंग वाला है, इस ACK के खत्म होते ही बाइंडिंग प्रॉपर हो जाएगी और क्लाइंट इस IP एड्रेस को यूज करना स्टार्ट कर दे। तो इसी वजह से ये यहाँ पर एक फाइनल ACK है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अभी तक भी क्लाइंट का IP एड्रेस 0 ही है क्योंकि अभी भी यूज नहीं कर पाएगा, ACK के बाद ये यूज कर पाएगा। यहाँ पे योर IP एड्रेस में वही वाला IP एड्रेस जो ऑफर किया है सर्वर ने। नेक्स्ट सर्वर IP एड्रेस में DHCP सर्वर का अपना IP एड्रेस आ गया, रिले एजेंट कोई है नहीं, क्लाइंट का MAC एड्रेस यहाँ पे हो गया, ये दोनों चीजें यूजलेस है। यहाँ पे DHCP मैसेज टाइप ACK है, DHCP सर्वर आइडेंटिफायर अपना बता दिया इसने कि मैं वो DHCP सर्वर हूँ जिसने ये ऑफर किया है। यहाँ पे IP एड्रेस का लीज टाइम इसने बता दिया कि 1 दिन का लीज टाइम है, ये आपका सबनेट मास्क है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, ये आपका डोमेन नेम सर्वर है, DNS है, इसमें DNS में प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, ये सब बता, ये आपको डोमेन नेम मिला हुआ है। यहाँ तक सब क्लियर, कंफर्म हो गया कि भाई यही मिलना है, ये चीज है। तो अब ACK खत्म होने के बाद ये IP इसका हो गया क्लाइंट का। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लाइंट को करनी होगी, सर्वर भी करता है, क्लाइंट भी करता है। जब हम DHCP ऑफर वाले पेज की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो DHCP ऑफर वाला जो पेज है, तो DHCP जो सर्वर होता है वो क्लाइंट को ऑफर करने से पहले ये वैलिडेट करता है कि जो IP एड्रेस देने वाला है वो IP एड्रेस फ्री है कि नहीं है, वो किसी और के पास तो नहीं है। उसी के लिए वो एक ICMP एको मैसेज भेजकर वो कंफर्म कर लेता है कि हाँ भाई ये फ्री है, अभी यूज नहीं है, मैं इसे दे सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से जब ये ACK मैसेज चला गया, यानी कि सर्वर की तरफ से डन हो गया कि भाई ये IP एड्रेस आपको दे दिया और ये लीज है 1 दिन के लिए, ये IP एड्रेस आपका। यहाँ से करने के बाद अब क्लाइंट को भी ये चीज वैलिडेट करनी होती है। क्लाइंट जो होता है इस IP एड्रेस को वैलिडेट करता है कि ये IP एड्रेस एक्चुअल में अवेलेबल है या कोई और इसे यूज कर रहा है। वो वैलिडेट करने के लिए क्लाइंट यूज करता है ARP प्रोटोकॉल का, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP के अंदर भी स्पेसिफिकली वो यूज करता है ग्रेशियस ARP का। तो ग्रेशियस ARP का यूज करके वो पता लगाता है डुप्लीकेसी का। अगर आपने ARP वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ग्रेशियस ARP का पर्पस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ग्रेशियस ARP की हेल्प से वो पता लगाता है, एक एल्गोरिथम होता है जिसे हम ACD बोलते हैं, यानी कि बेसिकली डुप्लीकेट IP एड्रेसेस को, डुप्लीकेट एड्रेसेस को पता करना कि किसी और के पास तो है नहीं, टू अवॉइड अ कोलिजन। डुप्लीकेशन नेटवर्क में नहीं होनी चाहिए, एक IP एड्रेस एक डिवाइस। तो ग्रेशियस ARP का यूज करता है और डुप्लीकेट पता कर लेता है। अगर किसी और डिवाइस ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ भाई ये वाला IP एड्रेस है मेरे पास, तो इसका मतलब जो सर्वर ने भेजा वो IP एड्रेस गलत है, वो तो यूज्ड है। तो उस केस में जो क्लाइंट है वो DHCP डिक्लाइन मैसेज भेजेगा सर्वर को कि भाई तुमने तो हमारा हिंदी में बना दिया, ये वाला IP एड्रेस तो ऑलरेडी कहीं और यूज हो रहा है, आपने गलत IP एड्रेस दिया हमको। और उसके बाद वो फिर से स्टार्ट करता है DHCP डिस्कवर मैसेज भेजना, यानी कि फिर से पूरे चारों मैसेजेस फिर दोबारा भेजे जाते हैं DHCP डिक्लाइन भेजने का। नॉर्मली ऐसी कंडीशन नहीं आती क्योंकि जब सर्वर ने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि अवेलेबल है तो मोस्टली अवेलेबल ही होता है, बट क्लाइंट को अपनी तरफ से ये ARP चेक करना होता है टू इंश्योर डुप्लीकेसी नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो DHCP डिक्लाइन मैसेज भेज देता है। इसी के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे आपको ये तो पता चल गया कि देखिए जी ये डोरा करके 4 प्रोसेस का स्टेप्स होता है, यानी कि DORA डोरा हो गया 4 स्टेप्स। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रैपिड कमिट। अब रैपिड कमिट के अंदर क्या होता है कि ये 4 स्टेप वाला जो प्रोसेस है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्टेप वाला जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट
डिलीट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रैपिड कमिट। अब रैपिड कमिट कैसे होता है? अब रैपिड कमिट के केस में क्या होता है कि जो DHCP का डिस्कवर मैसेज होता है, उस डिस्कवर मैसेज के रिस्पॉन्स में सीधा सर्वर की तरफ से आता है ACK, यानी कि DHCP ACK। वहां पर ये बीच का जो रिक्वेस्ट और ऑफर वाला जो होता है वो चीजें नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? ये मोस्टली जो रैपिड कमिट होता है ये मोबाइल डिवाइसेस के केस में यूज होता है। जैसे मोबाइल होस्ट वगैरह हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, यहाँ पर हैं, अभी इस एक्सेस पॉइंट के आसपास है, दूसरे एक्सेस पॉइंट के आसपास है, तो उन केसेस में कई बार ये जो 4 स्टेप वाला प्रोसेस है ये लेंथी हो जाता है। तो उस केस में उनको जल्दी से एक IP एड्रेस देना और जल्दी से काम स्टार्ट करना ये जरूरी हो जाता है। तो उस केस में रैपिड कमिट यूज होता है। एक और जो दूसरा होता है जहां पर 4 स्टेप का 2 स्टेप हो जाता है, वो सिनेरियो ये है कि अगर मान लीजिए नया PC नहीं है, वो ऑलरेडी क्लाइंट के पास IP एड्रेस था और उसको रिन्यू करना है लीज को, तो रिन्यू करने केस में उसको डिस्कवर भेजना और ये वहां से ऑफर आना, ये सब की जरूरत नहीं। उस केस में क्या होता है, जब क्लाइंट के पास ऑलरेडी IP एड्रेस होता है पुराना, उसे पता है कि मेरा IP एड्रेस है और उसको सिर्फ रिन्यू करना होता है लीज को, तो उस केस में वो रिक्वेस्ट मैसेज सीधा भेजता है, यानी कि DHCP रिक्वेस्ट मैसेज भेजा जाता है कि मेरा ये IP एड्रेस है और मुझे ये IP एड्रेस रिन्यू करना है। तो उस DHCP रिक्वेस्ट मैसेज के रिस्पॉन्स में वो सीधा वो ACK मैसेज भेज देता है और नई लीज भेज देता है और बता देता है कि भाई आप इसे रिन्यू हो गया, आप इसे यूज करना शुरू करो। तो ये जो 2 सिनेरियोज होते हैं, इनके अंदर ये जो 4 स्टेप वाला जो डोरा प्रोसेस है ये भी 2 स्टेप के अंदर खत्म हो जाता है। एक रैपिड कमिट हो गया जो कि मोबाइल होस्ट के यूज में आता है, और एक दूसरा हो गया जब IP एड्रेस ऑलरेडी पता था उस क्लाइंट को, तो इन केसेस में ये यूज हो जाता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, अब मान लीजिए क्लाइंट ने DHCP डिस्कवर मैसेज भेजा, लेकिन उस सबनेट के अंदर कोई DHCP सर्वर था ही नहीं, कोई रिले एजेंट नहीं था, कहीं बाहर से कुछ सपोर्ट मिल नहीं पाया। तो उस केस में उसने जो डिस्कवर मैसेज भेजा था, सो डिस्कवर मैसेज भेजने के बाद वो जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो फिर से डिस्कवर मैसेज भेजेगा, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर से वो ट्राई करेगा। ऐसे करते करते जब उसकी बात नहीं बनेगी और उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पर रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा? कोई DHCP सर्वर है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, कोई है ही नहीं रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोई रिले एजेंट नहीं है आगे बात पहुंचाने के लिए। तो उन केसेस में इसका डोरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, इसको IP एड्रेस मिल नहीं पाता। तो उस केस में क्या होता है, ये जो होस्ट होता है, देखिए बिना IP एड्रेस के तो रह नहीं पाएगा। अब अगर एक्चुअल IP एड्रेस नहीं मिल पा रहा तो उस केस में क्या होता है, ये फीचर का यूज करता है जिसको हम कहते हैं अपीपा। अपीपा मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। तो अपीपा का मतलब ये होता है कि ये एक रेंज होती है, स्पेसिफिकली रेंज कौन सी होती है, 169.254.1.1 यहाँ से स्टार्ट होके 169.254.254.25। तो इस रेंज के भीतर में ये जो होस्ट मशीन है, जिसको बेचारे को IP एड्रेस नहीं मिल पाया, वो इस रेंज में से कोई एक एड्रेस अपने आप खुद को असाइन कर लेता है। इसका क्या बेनिफिट है? ये जो बेनिफिट है, ये जो IP एड्रेस मिलता है, ये एक राउटेबल IP एड्रेस तो होता नहीं, प्रॉपर IP एड्रेस तो होता नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाता है। काम कैसे चलता है? इस IP एड्रेस को हम बोलते हैं लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस यानी कि जो हमारा लोकल लिंक है, जो स्टैटिकली कनेक्टेड होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, जो सेम फिजिकल लिंक के अंदर होते हैं, यानी कि सेम फिजिकल लिंक, इस पर जो भी डिवाइसेस होते हैं, इस IP एड्रेस की मदद से, इस अपीपा IP एड्रेस की हेल्प से उन डिवाइसेस से बात कर सकता है। तो ये पॉसिबल है, यानी कि सेम फिजिकल या सेम लॉजिकल लिंक से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वहां पर अपीपा चलता है। ऐसा नहीं कि अपीपा बिल्कुल बेकार है। अपीपा का बस इतना है कि बाहर राउटेबल नहीं है, यानी कि इंटरनेट से आप कुछ नहीं कर सकते, इसका इंटरनेट पे आपकी प्रेजेंस नहीं है। 169 देकर वैसे ही कुछ भी कोई भी डिवाइस आपसे वो नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो लोकल डिवाइसेस होंगी जो आपसे कनेक्टेड हैं सेम फिजिकल लॉजिकल से, वो आपसे बात कर पाएंगी और वहां से आप कुछ कम्युनिकेशन या जो भी कुछ आपको चाहिए होगा वो आप ले सकते, क्योंकि ये जो है मजबूरी वाला ऑप्शन है, इसमें सारी फीचर आप नहीं ढूंढ सकते। बस कोई IP एड्रेस नहीं मिला तो इस केस में अपीपा मिल गया, जिसका कोई नहीं होता उसका अपीपा होता है। नेटवर्क फील्ड में ये होता है। अब यहीं पर ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि DHCP टाइमर्स कौन कौन से होते हैं। DHCP के अंदर भी टाइमर होते हैं। DHCP के अंदर 2 तरह के टाइमर्स होते हैं, एक T1 होता है और एक T2 होता है। T1 मतलब रिन्यूअल टाइमर और T2 जो होता है रीबाइंडिंग टाइम। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए जब हमने डोरा प्रोसेस किया, सो डोरा प्रोसेस में उसको लीज मिला, मान लीजिए 24 आवर्स का, एक जनरल लीज मिला 24 आवर्स का। तो जो T1 टाइमर है, ये T1 टाइमर स्टार्ट हो जाता है जब 50% ऑफ द लीज हो जाता है पूरा। देखिए पर्पस क्या है इन टाइमर्स का, इन टाइमर्स का पर्पस ये है कि लीज एंड होने से पहले पहले इस क्लाइंट को या तो यही IP रिन्यू करके दे दिया जाए या फिर दूसरा IP दिलवा दिया जाए। तो ये इनका पर्पस है। तो जो रिन्यूअल टाइमर होता है, जो T1 बोलते
हैं ये पहले आता है। जैसे ही 50% ऑफ द लीज टाइम कंप्लीट हो जाता है तो 24 आवर्स का 50% कितना हुआ, यानी कि 12 आवर्स। जैसे ही 12 आवर्स का टाइम कंप्लीट होगा उस टाइम पर ये T1 टाइमर एक्टिवेट हो जाता है और इसको जो क्लाइंट T1 टाइमर एक्टिवेट हो जाता है और जो क्लाइंट होता है वो अपना लाइसेंस रिन्यू करने वाला प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर देता है, जिसमें बेसिकली ये डोरा ही आता है जो फिर से रिन्यू करने के लिए होता है। अब ये जो दूसरा टाइमर होता है जिसको रीवाइंडिंग टाइमर बोलते हैं, ये कहां पर स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है बाई चांस अगर ये रिन्यू नहीं हो पाया, हमने जो T1 टाइमर करा था ये अगर रिन्यू नहीं हो पाया तो उस केस में T2 टाइमर एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज अगर T1 सही तरीके से चल गया और रिन्यू करके ले आया तो T2 कभी भी एक्टिवेट नहीं होता, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। T2 तभी चालू होगा जब T1 से कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि T1 की वजह से रिन्यू नहीं हो पाया। तो उस केस में जो T2 टाइमर है वो स्टार्ट होता है जब 87.5% ऑफ द लीज टाइम जाता है, यानी कि अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 12 घंटे इधर हो गया तो ये कुछ 15-16 घंटे के आसपास बैठा होगा 87.5% के हिसाब से। उस टाइम पर तब तक भी अगर T1 अगर रिन्यू नहीं करके लेके आया तो T2 रीबाइंडिंग टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहले वाला टाइमर था T1 उसके अंदर वो सेम जो IP था उसको रिन्यू करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये लीज ड्यूरेशन है, इसको और बढ़ा दो। लेकिन जब वो नहीं चल पाया तो रीबाइंडिंग करने की कोशिश करता है कि भाई जो पुराना वाला था वो आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, लीज नहीं कर पा रहे हो, आप एक काम करो मुझे कुछ और दे दो, दोबारा बाइंडिंग करके दे दो। भाई हमें तो IP एड्रेस चाहिए, हमें लीज ड्यूरेशन चाहिए, आप और दे दो, हम उससे काम चला लेंगे अपना। तो ये T2 टाइमर यहाँ पर काम आता है। इसका मतलब अगर T1 टाइमर स्टार्ट हुआ और इसने रिन्यू कर दिया तो उसके साथ ही दोनों जो टाइमर होते हैं T1 और T2 अपने आप रीसेट हो जाते हैं फिर से। रीजन बीइंग अगर T1 सही चल गया तो T2 की जरूरत नहीं पड़ती। T2 तो मजबूरी वाला काम है, जब रिन्यू नहीं हो पाया तो भाई नया दे दो हमको। फ्रेंड्स आई थिंक आज की वीडियो के लिए एनफ है, इन्फॉर्मेशन काफी हो गई क्योंकि वीडियो लग रहा है काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। अगर आपके और कुछ डाउट्स हो DSCP के बारे में या कोई और कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसको मैं अगले किसी वीडियो में प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।